नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल डार्क टेल्स क्राइम स्टोरीज पर। आपको मैं बीते कुछ महीनों में सीरियल किलर्स या साइको किलर्स की बहुत सी कहानियां सुना चुकी हूँ। ये कहानियां जर्मनी से लेकर जापान, अमेरिका और तो और इंडोनेशिया तक से थी। आप लोग इन कहानियों को इतना पसंद करते हैं कि हर तरह की क्राइम स्टोरीज के साथ सीरियल किलर्स की कहानियां भी वक्त वक्त पर आपके लिए लाना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने सारे सीरियल किलर्स होने के बावजूद, इतने साइको किलर्स होने के बाद भी आज तक बड़े बड़े देशों की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मिलकर भी सीरियल किलर की कोई एक डेफिनेशन नहीं निकाल पाए हैं। ऑल्दो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये लोग कैसे होते हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने ये सब चीजें कई दफे शोज में, मूवीज में देखी होंगी। लेकिन इन्हीं सीरियल किलर्स या साइको किलर्स को डिफाइन कैसे किया जाए, ये अभी तक कोई नहीं जान पाया है, क्योंकि हर किलर अपने अलग मोटिव के साथ, अलग तरह की साइकोलॉजी के साथ और तो और अलग तरीके से कत्ल करता है। तो ऐसे में इस वर्ड को, सीरियल किलर को, एक सेंटेंस में डिफाइन करना फिलहाल पॉसिबल नहीं हो पाया है, क्योंकि दुनिया भर में कुछ ऐसी किलिंग्स हुई हैं जहां किलर का ना तो कभी मोटिव समझ आया और ना ही कभी ये समझ आया कि उसने अपने विक्टिम के साथ जो किया, जो पेन इन्फ्लिक्ट किया, उसे टॉर्चर करने से लेकर उसे मार डालने तक, वो आखिर क्यों किया और ये करके आखिर उसे मिला क्या। ऐसी ही साइको किलिंग की एक कहानी मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ जो आपका दिमाग हिला देगी। जहाँ एक लड़की पहले गायब होती है, फिर एक रोज उसकी लाश नहीं, उसकी स्किन का बना एक बॉडी सूट मिलता है। जी हाँ, एक बॉडी सूट जो एक जिंदा इंसान के शरीर की चमड़ी से बनाया गया था। आखिर क्या है ये कहानी जो 26 साल के बाद भी पोलैंड के लोगों के जहन में जिंदा है और सुलझने के करीब पहुंच ही रही होती है कि और उलझ जाती है। चलिए शुरू करते हैं। पोलैंड का क्राको शहर, साल है 1998। 23 साल की कैटरीना जोवाडा, अब ये नाम कैटरीना हो सकता है, कैटरजीना हो सकता है, तो पॉलिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो भी इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल के लिए हम विक्टिम का नाम कैटरीना जोवाडा ही समझ लेते हैं। 2 साल पहले तक हंसती खेलती चहचहाने वाली कैटरीना अब अक्सर शांत रहती है। कैटरीना, जिसे प्यार से कासिया भी बुलाते हैं, वो क्राको की ही जेलिनयोनियन यूनिवर्सिटी से रिलीजन सब्जेक्ट में पढ़ाई कर रही है। कासिया उन बच्चों में से है जो पढ़ाई में तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी कॉलिंग पता नहीं चल पाती है, यानी वो समझ ही नहीं पाते हैं कि उनका इंटरेस्ट असल में किस सब्जेक्ट में है या फिर किस फील्ड में है। उसी तरह कासिया भी रिलीजन से पहले साइकोलॉजी में पढ़ाई कर रही थी। उससे पहले उसका इंटरेस्ट हिस्ट्री में था, लेकिन उसे कहीं भी मजा नहीं आ रहा था और इसी के चलते वो सब्जेक्ट्स लगातार बदल रही थी। आखिरकार बीते कुछ टाइम से उसका इंटरेस्ट रिलीजन में बढ़ा तो उसने वही परस्यू करने का सोचा। कासिया के शहर में कई दोस्त हैं, लेकिन उसे चिल करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, डिस्को जाना, ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बिहेवियर, यानी कि जो कासिया का शांत बिहेवियर था, ये बीते 2 साल में और भी ज्यादा बदला है। वो हमेशा से एक शांत लड़की थी, लेकिन अब वो अजीब सा परेशान सा रहती है, नम रहती है और लोगों से ज्यादा बातचीत भी नहीं करती है। उसके इस बिहेवियर से उसकी माँ को बहुत टेंशन रहती है। वो 2 साल पहले वाली अपनी बेटी को मिस करती हैं। कासिया के इस बदले हुए रवैये का कारण उसके पापा की डेथ है। दरअसल 1996 में, यानी करीब 2 ही साल पहले, कासिया के पापा की डेथ हो गई थी। वो काफी टाइम से बीमार थे। कासिया ने अपने पापा के आखिरी दिनों में उन्हें बुरी तरह तड़पते देखा था, जिसे वो भूल ही नहीं पा रही थी। लंबी बीमारी और फिर पापा का चले जाना कासिया को कहीं ना कहीं खोखला सा कर गया था। वो डिप्रेशन में चली गई है और अब सबसे कटने लगी है। क्लास में अकेली बैठती है, चुपचाप रहती है। घर में अपनी माँ के साथ कासिया फिर भी ठीक रहती है। वो फिल्म्स, बुक्स और न जाने किन किन टॉपिक्स पर बात करते हैं, लेकिन जैसे ही कासिया अकेली होती है, वो अपने ख्यालों में डूब जाती है और एकदम चुप हो जाती है।
कासिया की मेंटल स्टेट जब ज्यादा बिगड़ने लगती है तो उसकी माँ उसे थेरेपी लेने के लिए कहती है। पहले कासिया मना करती है कि वो ठीक हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब उसे खुद ये लगने लगता है कि वाकई उसे मदद की जरूरत है तो वो मान जाती है। और ये मदद शायद डिप्रेशन के साथ साथ ग्रीफ काउंसलिंग की भी होती है, यानी कि ग्रीफ काउंसलिंग की थेरेपी की। तारीख होती है 12 नवंबर 1998। कासिया और उसकी माँ की घर में ही बात हो गई थी कि वो कॉलेज के बाद सीधा हॉस्पिटल या कह सकते हैं कि क्लिनिक में मिलेंगे जहां कासिया थेरेपी लेगी। तय समय पर माँ तो पहुंच गई, लेकिन कासिया नहीं पहुंची। माँ ने कुछ देर इंतजार किया कि बेटी शायद कहीं फंस गई होगी, क्लास एक्सटेंड हो गई होगी, किसी दोस्त के साथ यहाँ वहां चली गई होगी। अब एक माँ का दिल कैसा होता है आप जानते ही हैं। कासिया का इस तरह तय समय पर ना पहुंचना कहीं ना कहीं उसकी माँ को खटक गया था और उन्हें अपनी बेटी की टेंशन अब होने लगी। उन्हें उसी वक्त लगा कि जरूर कुछ तो गलत है, उनकी बेटी किसी न किसी मुसीबत में तो जरूर है, क्योंकि इस तरह से उसका गायब हो जाना कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। अब देखिए, वो टाइम सेल फोन्स का, मोबाइल फोन्स का तो था नहीं कि कासिया की माँ उसे कॉल कर लेती, टेक्स्ट कर लेती या फिर उसके दोस्तों को फोन कर लेती। तो जब काफी देर हो गई, जब बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी कासिया नहीं आई, तो तुरंत उसकी माँ पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उन्होंने पुलिस को पूरी कहानी बताई कि कैसे कहाँ मिलना बेटी के साथ तय हुआ था, लेकिन बेटी का अब कोई अता पता नहीं है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, पुलिस ने कासिया की माँ से कहा कि वो एडल्ट है, तो इसीलिए वो इंतजार करें। हो सकता है कि उनकी बेटी कहीं अपनी मर्जी के साथ ही कहीं चली गई हो या फिर घूमने निकल गई हो। पुलिस ने कहा कि कासिया लौट आएगी और शुरुआत में किसी तरह की कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। पुलिस का रवैया देख कासिया की माँ हैरान थी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि पुलिस ना सही तो वो खुद से अपनी बेटी की तलाश करेंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये तलाश, ये खोज लाइफ टाइम चलने वाली है और वो जीवन भर अपनी बेटी को नहीं खोज पाएंगी। कासिया की माँ एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करती हैं और अपनी तरफ से भी लोगों से पूछताछ शुरू करती हैं। कासिया के कॉलेज से लेकर उसे जानने वाले हर शख्स तक पहुंच गई थी कासिया की माँ। सबसे यही पूछा कि क्या किसी ने उसे देखा है, क्या उनके पास वो आई थी, क्या उनसे कुछ भी ऐसा कहा है जिससे पता चल सके कि कासिया आज कहाँ है। लेकिन अफसोस, कैटरीना जोवाडा का पता नहीं चल पा रहा था। जब 2-3 दिन तक भी कासिया घर नहीं लौटी, तब ऑफिशियली इस मामले में FIR दर्ज की गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। लेकिन कासिया तो जैसे हवा में गायब हो गई थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, हर एंगल से जांच की, लेकिन कासिया के बारे में कोई लीड या कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उसकी माँ को लगता था कि पुलिस सही से अपना काम नहीं कर रही है। हालांकि इस दौरान वो कभी मीडिया के सामने नहीं आई और ना ही इस केस को लेकर, अपनी बेटी को लेकर किसी तरह का कोई भी स्टेटमेंट दिया। कासिया को गायब हुए पहले एक हफ्ता बीता, फिर एक महीना, लेकिन उसके बारे में पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली रहे। और फिर एक रोज इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। ऐसा ट्विस्ट जिसने सिर्फ क्राको को नहीं बल्कि पूरे पोलैंड को हिला दिया। तारीख थी 6 जनवरी और साल 1999, यानी कासिया को गायब हुए करीब 2 महीने होने वाले थे। शहर के अंदर से एक नदी बहा करती थी जिसका नाम था विस्तुला। इस नदी के पास एल्क पुशर टगबोट के एक क्रू मेंबर ने एक अजीब सी चीज देखी। ये कुछ हल्के पीले रंग की थी और बोट का जो प्रोपेलर होता है उससे लटकी हुई थी, या कह सकते हैं कि उसमें एंटेंगल्ड थी, उसमें फंसी हुई थी। जब क्रू मेंबर ने ध्यान से देखा और उस चीज को छू कर देखा तो पता चला कि ये तो कुछ इंसानी चमड़ी सी है, ये कोई मांस सा है। जी हाँ, ह्यूमन फ्लैश, इंसानी स्किन जो किसी बॉडी सूट की तरह दिख रही थी, सिवाय इसके कि उस बॉडी सूट का जो गला है वो एक तरह से गायब था, यानी कि आपने हाथों से पहना और उसे पीछे से चेन कर लिया। कुछ इस तरह का दिखने वाला बॉडी सूट जिसे आमतौर पर पानी के अंदर जाने के लिए या ऐसे एनवायरनमेंट में पहनते हैं जहां हम अपने बॉडी को एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं। तो ये जो क्रू था इसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया
किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बॉडी सूट सा दिखने वाला इंसानी मांस यहाँ पहुंचा कैसे, किसने रखा, और सबसे जरूरी बात, ये आखिर है किसका। बताया जाता है कि शुरुआत में सबको ये लगा कि हो सकता है कि किसी लाश से ये स्किन निकल कर आ गई हो। शुरू में तो ये इंसानी चमड़ी है भी या नहीं, इसे लेकर भी सवाल थे। पुलिस भी कुछ नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि इस तरह का मामला पुलिस ने इससे पहले कभी देखा ही नहीं था। हालांकि इन सब के बीच, इन सारे सवालों के बीच, कयासों के बीच इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। ऑलरेडी कैटरीना जोवाडा के अनसॉल्व्ड डिसअपीयरेंस से जूझ रही क्रोको पुलिस के पास एक और अजीबोगरीब वियर्ड केस आ गया था। इस बॉडी सूट को डीएनए के लिए अब भिजवाया गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को इन दोनों केसेस में रिजेम्बलेंस का शक हुआ, तो पुलिस ने तुरंत ही कासिया के भी डीएनए सैंपल मंगवा लिए और जिसका डर था वही सच साबित हुआ। डीएनए टेस्टिंग में ये कंफर्म हो गया कि ये ह्यूमन सूट ये किसी और का नहीं बल्कि खुद कैटरीना जोवाडा का है, उसकी स्किन से बना है। यानी कासिया का मिसिंग केस अब मिसिंग केस नहीं बल्कि एक मर्डर केस बन गया था, फर्स्ट डिग्री मर्डर केस। पिछले 2 महीने से गायब रही कासिया आखिरकार मिल तो गई थी, लेकिन बगैर हड्डियों के, बगैर चेहरे के, सिर्फ फ्लैश में। कासिया की मां को जब ये खबर दी गई कि उनकी बेटी की लाश मिल गई है, लेकिन किस तरह मिली है, किस हालत में मिली है, तो जाहिर तौर पर ये सब कुछ जान वो टूट गई। 2 साल के अंदर उन्होंने पहले अपने पति को और फिर अपनी जवान बेटी को खो दिया था। कासिया की मां की हालत बहुत खराब हो गई थी। दूसरी तरफ क्रोको पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से शुरू की। अब कासिया का एज सच कोई दुश्मन तो था नहीं, ना ही उसका किसी से हाल फिलहाल में झगड़ा हुआ था। वो रहती भी शांत थी, झगड़ालू भी नहीं थी। तो पुलिस के लिए इस तरह से पॉसिबल अक्यूज्ड की लिस्ट बनाना बहुत मुश्किल था। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ ही रही थी कि उसी नदी में 1 हफ्ते बाद एक पैर मिला। बताने या गैस करने की जरूरत पुलिस को थी नहीं, क्योंकि कासिया की लाश अभी तक पुलिस को मिली ही नहीं थी। उसके शरीर के बाकी टुकड़े भी पुलिस के हाथ नहीं आ पाए थे। मिला था तो सिर्फ वो बॉडी सूट। तो 1 हफ्ते के बाद जब एक कटा पैर मिला तो पुलिस जान गई कि ये भी कासिया का ही है। रोंगटे खड़े कर देने वाले उस बॉडी सूट के बाद ये मिला पैर भी कम क्रीपी नहीं था। बहुत ही नीटली इस पैर से स्किन को हटाया गया था, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। इस पैर के साथ ही पुलिस को कासिया के ट्राउजर के कुछ फ्रेगमेंट्स भी मिले। 1 हफ्ते पहले इंसानी स्किन या बॉडी सूट मिलना और उसके बाद एक कटा पैर, वो भी इस हाल में मिलना, जाहिर तौर पर इन सबसे क्रोको की जनता हिल गई थी। शहर का हर शख्स, खासकर लड़कियां, लेडीज, अपनी सेफ्टी को लेकर टेंशन में आ गई थी। इसी बीच कासिया की अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और उसमें जो खुलासे पुलिस करती है वो बेहद खतरनाक होते हैं। रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि कासिया की मौत बेहद दर्दनाक हुई है। ये जो शख्स था जिसने भी कासिया के साथ गलत काम किया, उसने उसके जिंदा रहते हुए ही उसकी स्किन को निकाल दिया था। जरा सोचिए, हमारी उंगली में कई बार जरा सा कट लग जाता है तो हमें कितना दर्द होता है, और कासिया ने तो जिंदा रहते हुए कितना दर्द सहा होगा। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे हड्डियों से लगता हुआ मांस बहुत ही पैने तरीके से निकाला गया था, बहुत शार्पली निकाला गया था। पहला कट कासिया के गले से लगा था और दूसरा कट पैर की तरफ से कहीं था। हालांकि कासिया के साथ किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था या नहीं, इसे लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ कंफर्म नहीं था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ये जिसका भी काम था वो जरूर कोई सर्जन हो सकता है या फिर कोई कसाई, बुचर हो सकता है, क्योंकि इंसानी मांस को इस तरह से निकाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो पहले बेटी की लाश और फिर उसकी लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सब कासिया की मां के लिए एक से बढ़कर एक शौक दे रहे थे। पुलिस भी अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उस वक्त पोलैंड में डीएनए टेक्नोलॉजी टाइप की कोई चीज नहीं थी जिससे उस बॉडी सूट पर लगे डीएनए से कुछ भी पता चल पाता। बस पुलिस को कुल मिलाकर ये समझ आ रहा था कि कासिया के साथ जिसने भी ये कुछ किया था वो जरूर कोई साइको शख्स था।
इस दौरान पुलिस के शक के घेरे में कई लोग आए। पहला नाम रॉबर्ट जे का था, जिसे उसके पड़ोसी सनकी या पागल बुलाते थे। कुछ एक लोग ने पुलिस को रॉबर्ट को लेकर टिप दी थी। उसे पुलिस ने इंटेरोगेशन के लिए बुलाया, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत पुलिस के पास नहीं निकल पाया, तो उसे जाने दिया गया। इसके बाद एक ऐसे शख्स पर भी शक गया जो उस नदी के पास जाकर अक्सर लड़कियों से छेड़छाड़ करता था। वो काफी खतरनाक सा लगता था, लेकिन उसे भी पुलिस इस केस से नहीं जोड़ पाई। कुछ महीने बाद शक की सुई एक और शख्स पर घूमी, जिसने अपने पापा का कत्ल कर उनके सर से चमड़ी निकाल दी थी और उसे पहनकर घूमा करता था। अपनी दादी को बेवकूफ बनाया करता था। पुलिस ने कासिया केस को लेकर जब इस लड़के के फ्लैट की छानबीन की, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो इस शख्स को कासिया के केस से जोड़ पाता। हालांकि दोनों ही केस में सिमिलैरिटीज बहुत शॉकिंग थी, लेकिन ये शख्स कासिया की मौत के लिए जिम्मेदार तो नहीं था। 1998 से शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन 1999 तक चली, लेकिन कोई लीड, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सबूत नहीं मिला जो किसी तरह का ब्रेक थ्रू इस मामले में ला पाता। इस बीच एक छोटी सी अपडेट बस ये रही कि फॉरेंसिक्स की मदद से पुलिस को ये पता चला कि कासिया को जिस किसी ने भी मारा था, उस शख्स ने उसकी स्किन से बना ये बॉडी सूट पहना था। तो साल 1999 में इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियली बंद कर दी जाती है, लेकिन पुलिस की एक टीम पीछे से इसकी छानबीन जारी रखती है। जुलाई 2000 में एक बार फिर ये केस रीओपन होता है, लेकिन एक साल बाद फिर से बंद हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी अब दे दी जाती है एक्स फाइल्स नाम के पुलिस ग्रुप को। अब कहानी को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। साल आ चुका है 2012, यानी 12 साल बीत चुके हैं एक्स फाइल्स ग्रुप के पास इस केस को पहुंचे हुए, और 14 साल हो चुके हैं कासिया की मौत को। इस दौरान इन्वेस्टिगेटर्स को एक इम्पोर्टेंट क्लू मिलता है, और क्योंकि तब तक टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, डीएनए आ चुका है और डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज क्राइम सॉल्व करने में होने लगा है, तो उसकी मदद लेने के बारे में भी सोचा जाता है। दरअसल 2012 के आसपास इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि कासिया की स्किन पर और पैर पर एक खास तरह के प्लांट रिमेन्स मिले थे और ऑर्गेनिक फाइबर भी मिले थे। अब क्योंकि इन सब की अच्छे से जांच करानी थी, तो 14 साल बाद कब्र खोदकर एक बार फिर कासिया के रिमेन्स को बाहर निकाला गया। एक बार फिर पोस्टमार्टम हुआ। पता चला कि जिस प्लांट के रिमेन्स कासिया की स्किन पर मिले थे, वो दरअसल काफी कम जगहों पर पाया जाता है। ये भी सामने आया कि कासिया का कत्ल नदी किनारे नहीं हुआ था और मारने से पहले उसे बहुत दर्द दिया गया था, टॉर्चर किया गया था। इससे पहले तक कासिया के कत्ल का तरीका भी समझ नहीं आ पा रहा था, लेकिन इस रिपोर्ट से साबित हुआ कि चेन से गला घोंटकर कासिया की जान ली गई थी और उसके गायब होने के बाद, यानी कि उसे एक तरह से किडनैप करने के बाद, कातिल ने उसे 15 से 20 दिन तक अपने पास रखा था और उसके बाद कासिया का कत्ल किया था। उसने कासिया को नशे में रखने के लिए काफी हैवी डोजेस भी दी थी। यानी सालों बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कुछ भी सामने आ रहा था, ये पुलिस के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा था। आखिरकार सबके दिलों में उम्मीद जगने लगी कि सालों पुराना ये स्किन केस फाइनली अब अपने एंड पे पहुंच जाएगा, अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सब सामने आने के 2 साल बाद, यानी 2014 में अमेरिकन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी FBI को भी बुलाया गया। दरअसल उस वक्त FBI में क्रिमिनल प्रोफाइलिंग और बिहेवियर को लेकर स्टडी हो चुकी थी, जो कि दुनिया भर में केस सुलझाने में काम आ रही थी। अगर आपने नेटफ्लिक्स पर माइंड हंटर देखी है तो आई एम श्योर आप जानते होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए अगर आप ट्रू क्राइम एंथुसियास्ट हैं। तो खैर, FBI एजेंट्स आते हैं और केस देख परख कर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये जो भी शख्स था, ये एक हार्मलेस लेकिन अजीब वियर्ड इंसान था। ये कोई ऐसा शख्स नहीं था जो एक के बाद एक कत्ल करेगा। इसने सनक में आकर कासिया को तो मार डाला, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद इसने कभी कोई कत्ल न किया हो। इसी दौरान इस आरोपी की जियोग्राफिकल प्रोफाइलिंग भी की गई और पता चला कि ये शख्स जरूर कोई लोकल ही है।
क्योंकि जिस तरीके से इस शख्स ने नदी किनारे स्किन सूट और पैर को डिस्पोज करने की कोशिश की थी, उसे ये तय था कि वो इस जगह को अच्छे से जानता था। वो ये भी जानता था कि ये दोनों चीजें या कासिया के बाकी पार्ट्स कहाँ और किस तरह से ठिकाने लगाने हैं, क्योंकि याद दिला दूं कि स्किन और उस पैर के अलावा कासिया के शरीर का कोई भी हिस्सा कभी नहीं मिला था। अब 2 साल बाद यानी 2016 में ड्राइवर्स की एक टीम को विस्तुला रिवर में भेजा गया, जहां से वो स्किन सूट मिला था, और एक बार फिर वो बोट मंगाई गई जिसके प्रोपेलर पर कासिया की स्किन मिली थी। हालांकि ऐसा कोई सबूत नहीं मिल पाया जो इस केस को आगे बढ़ाने में मदद करता, लेकिन साल 2017 में इस केस का दूसरा सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। पुलिस ने 4 अक्टूबर को मीडिया को बताया कि 52 साल के रॉबर्ट जे को अरेस्ट किया गया है। आपको याद हो तो ये वही रॉबर्ट जे था जिसे शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के दौरान कस्टडी में लिया गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया था। सालों बाद कासिया के केस में एक बहुत ही मजबूत लीड मिली थी। क्रोको पुलिस ने रॉबर्ट को अरेस्ट करने के बाद उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया, जिससे पता चला कि वो एक सैडिस्ट था और औरतों को छेड़ने या उनके साथ गलत काम करने की टेंडेंसी रखता था। हालांकि रॉबर्ट पहले दिन से खुद को बेगुनाह बताता रहा और कहता रहा कि वो कासिया से कभी मिला तक नहीं है, लेकिन पुलिस जोर देती रही कि रॉबर्ट के खिलाफ पुलिस के पास इनफ एविडेंस है। लेकिन ये रॉबर्ट था कौन और सालों बाद आखिर पुलिस की गिरफ्त में ये आया कैसे? थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल रॉबर्ट जे एक ट्रेन्ड बॉडी बिल्डर था। उसने कुछ टाइम जू इंस्टीट्यूट में काम किया था, जहां से माना जाता है कि उसे निकाल दिया गया था क्योंकि उसने एक रोज सारे एक्सपेरिमेंट किए जाने वाले खरगोश मार दिए थे। कुछ रिपोर्ट्स का कहना था कि वो कई बार औरतों के कपड़े पहनकर घूमता था और पड़ोस की कुछ लड़कियों को छेड़ भी चुका था। इतना ही नहीं, एक लड़की ने तो खुद बयान दिया था कि उसने रॉबर्ट और कासिया को साथ देखा था जिस दिन कासिया गायब हुई थी उसी दिन। कुछ और लोगों ने भी ऐसे तमाम बयान दिए जो रॉबर्ट को मेंटली अनस्टेबल एंड नॉट फिट फॉर सोसाइटी की लिस्ट में डाल रहे थे। पुलिस का यह भी कहना था कि उन्हें रॉबर्ट के फ्लैट से कुछ बाल भी मिले हैं जो हो सकता है कि कासिया के हों। पोलैंड पुलिस ने रॉबर्ट को अरेस्ट तो कर लिया था। अगले 5 साल तक मामले में छानबीन चलती ही रही और रॉबर्ट को एन स्टेटस के प्रिजनर के तौर पर रखा गया। पोलैंड में इस स्टेटस के प्रिजनर आमतौर पर मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल माने जाते हैं। इन्हें अलग रंग ऑरेंज कलर के आउटफिट में रखा जाता है और अक्सर ये कैदी बाकी कैदियों से अलग रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। इतना ही नहीं, एन स्टेटस के प्रिजनर्स के हर कुछ दिन में टेस्ट होते रहते हैं जो काफी पेनफुल होते हैं, और तो और इन्हें इनके परिवार वालों से मिलने की परमिशन भी नहीं होती है। रॉबर्ट को इन 5 साल के अंदर कुछ 6 जेलों में रखा गया था। लेकिन इसी बीच रॉबर्ट जे के पिता जोसेफ जे का इंटरव्यू सामने आया जिसने लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा शिफ्ट किया। उन्होंने कहा कि उनका बेटा निर्दोष है और उसे फंसाया जा रहा है। 80 साल के हो चुके जोसेफ का कहना था कि किसी पुरानी दुश्मनी के कारण एक शख्स ने पुलिस को सालों पहले रॉबर्ट के अगेंस्ट एक टिप दी थी, जिसका खामियाजा उनका बेटा आज तक भुगत रहा है। हालांकि इन सब के बीच 14 सितंबर 2022 को रॉबर्ट जे को कासिया के कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुना दी गई। क्रोको समेत पूरे पोलैंड को लगा कि आखिरकार कासिया को उसकी मां को इंसाफ मिल गया है, लेकिन नहीं, कहानी का आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी था। दरअसल साल 2024 में रॉबर्ट को जो सजा मिली थी उसके अगेंस्ट हायर कोर्ट में अपील की गई और कोर्ट ने न सिर्फ रॉबर्ट जे को बाइज्जत बरी किया बल्कि पुलिस समेत अथॉरिटीज को काफी कुछ सुनाया। कोर्ट का कहना था कि जिस लड़की का कहना था कि उसने सालों पहले कासिया और रॉबर्ट को साथ देखा था, वो उस वक्त केवल 7 साल की थी। रॉबर्ट के घर मिले वो बाल कासिया के थे या नहीं, कंफर्म कभी पता ही नहीं चला। विटनेस स्टेटमेंट्स लिए गए जो एविडेंस है ही नहीं। इन सब से पता चलता है कि पुलिस के दिमाग में एक शख्स था, रॉबर्ट जे,
जिसे आरोपी प्रूफ करने के माइंडसेट से ही पुलिस सबूत जुटाने में लगी रही और असली इन्वेस्टिगेशन से भटक गई। कोर्ट ने कहा कि रॉबर्ट बीते 7 साल से एक ऐसे जुर्म की सजा काट रहे हैं जो उन्होंने किया भी है या नहीं, पुलिस दावे से कह तक नहीं सकती है, और ऐसे में उन्हें सजा देना बहुत ही ज्यादा गलत है। कोर्ट ने कहा कि आरोप साबित होने तक हर शख्स बेकसूर होता है और अथॉरिटीज ने रॉबर्ट की जिंदगी के 7 साल जो खराब किए हैं उसके लिए उन्हें रॉबर्ट को पे करना पड़ेगा। उसके लिए अथॉरिटीज को कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ेंगे। जिसके बाद रॉबर्ट जेल से बाहर आ गए और कासिया का केस एक बार फिर 25 साल पीछे पहुंच गया। रॉबर्ट जे असली आरोपी है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि मामले में जांच अभी भी जारी है। वहीं अभी कुछ वक्त पहले कासिया की मां पहली बार मीडिया में सामने आई। उन्होंने इंटरव्यूज दिए। उन्होंने बताया कि अपनी बेटी की हालत देख उन्हें सालों पहले लगा था कि वो शायद उस दर्द से पागल हो जाएंगी जो उनकी बेटी उनके लिए छोड़कर गई थी। वो रोज खुद को कोसती थी कि काश उसे ढूंढने की थोड़ी और कोशिश की होती तो उनकी बेटी आज उनके पास होती, जिंदा होती और जिंदगी कुछ और होती। वो कहती हैं कि कासिया के बारे में वो ज्यादा बात नहीं कर पाती हैं, इसलिए नहीं कि वो करना नहीं चाहती, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानती ही नहीं है कि अपनी बेटी के बारे में वो कुछ कह भी पाएंगी या फिर नहीं। वो कहती हैं कि वो जानती हैं कि उनकी बेटी का कातिल आज भी जिंदा है और शायद इसी शहर में कहीं घूम रहा है, और इस बात का दर्द उन्हें रोज होता है। आखिर में वो अपनी बेटी के बारे में सिर्फ एक लाइन कह पाती हैं कि कासिया हमेशा से एक बहुत शांत बच्ची थी। इस पूरे केस को लेकर, कासिया की कहानी को लेकर, रॉबर्ट जे के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को लेकर, स्किन केस को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आपके दिमाग में इस केस को लेकर क्या कुछ चल रहा है? हम बिल्कुल जानना चाहेंगे, तो इसीलिए अपने थॉट्स शेयर कीजिए हमारे साथ कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।